ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः। ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। संपूर्ण स्वास्थ्य का विज्ञान एवं दर्शन आयुर्वेद। आयुर्वेद के इन गूढ़ रहस्यों को लेकर के, आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर के, आयुर्वेदिक चिकित्सा के सामर्थ्य को लेकर के हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। और हमने अभी तक विविध विषयों में चर्चा की। उसमें विशेष कर करके आयुर्वेद में जो जिसको त्रिदोष कहा जाता है, जो त्रिदोष सिद्धांत है, हमने उसकी बात। और हम इसी संदर्भ में आज चर्चा करने वाले हैं। हमने वात की बात करी, हमने पित्त की बात करी, आज हम कफ की बात करने वाले हैं। वात, पित्त, कफ, ये तीन त्रिदोष माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कफ क्या है, या कफ की क्यों आवश्यकता है, या कफ बढ़ने से या विकृत होने से क्या शरीरगत परेशानियां होती हैं, इसको आप समझिए। क्योंकि एक हम सब का यदि ये इतना भी सामर्थ्य हो जाए कि आयुर्वेद की जो बेसिक नॉलेज है उसको भी यदि हम जान पाएँ, तो ये अपने शरीर के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, देश को स्वस्थ बनाने में ये एक महत्वपूर्ण योगदान हमारा हो सकता है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कफ श्लेष्मा का परिचय, कि ये कफ श्लेष्मा क्या है। यदि हम कफ शब्द का जो अर्थ है, यदि हम उसकी बात करें तो संस्कृत में इस तरह से लिखा है कि केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ। कफः अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा भी है। इसका अर्थ है श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा कहलाता है। यह दोष शरीर के सभी अंगों का पोषण करता है तथा शेष दोनों पोषण तो करता ही है, साथ में दोनों वात और पित्त को भी नियमित करता है। यानी कि वात और पित्त को, जो उसको डिसबैलेंस हुई चीज को यदि बैलेंस करना हो, तो वात और पित्त को यदि बीच में कफ आ जाता है तो वात को भी और पित्त को भी वो कंट्रोल करने का काम करता है। और शरीर को जो स्निग्धता चाहिए, चिकनाहट जिसको बोलते हैं, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, गीलापन जो चाहिए हमको, या हड्डियों के अंदर, जोड़ों के अंदर जो श्लेष्मा है, लचीलापन है, वो भी ये मिलाने का कार्य भी यह कफ के द्वारा ही होता है। और इसी तरह से ये है शरीर में वृद्धि होना, या काम शक्ति आदि की वृद्धि होना, बल है, उत्साह है, या शरीर में जैसे चोट वगैरह लगता है तो जो भरने का काम है, या मैं ये कहूँ कि रोगों की जो आक्रमण जो है, रोगों को रोकने का जो शक्ति है, या मानसिक और जो शारीरिक श्रम करने की जो क्षमता है, या जैसे कहें कि जो कफ प्रकृति का जो व्यक्ति होता है, ये तो होता है कफ का गुण हो गया, क्षमताएं हो गया। और इसके यदि स्वभाव के रूप में बात करें तो जैसे जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है
वो थोड़ा क्षमाशील होता है, थोड़ा शीतल होता है, थोड़ा ठंडा होता है, वो उसके अंदर थोड़ी धैर्य होता है, थोड़ा सा एकदम शांत रहता है, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्थिरता, इस तरह से जो है ना ये कार्य और जो गुण हैं ये सब कफ के अधीन हैं। यदि शरीर में पित्त की गर्मी है, वात की रुक्षता बढ़ जाए तो ये दोनों को रोकने का काम कफ ही करता है। यानी कि वायु गति को दिखाता है, पित्त चंचलता को देता है, तो दोनों को बैलेंस करने का काम कफ करता है। यदि हम एक तरह से कहें कि जो कफ होता है वह थोड़ा सा आलसी टाइप होता है या ढीला भी होता है, पर वो अपने आप में जो स्निग्ध चिकने स्रावों की मात्रा बढ़ाता पूरे शरीर में, और जो हमारी जो टिश्यूज हैं, डैमेज हुई टिश्यू को भी यह रक्षा करता है। और जो कफ है वो निद्रा को भी लाता है, और इसीलिए जिनको कफ बढ़ा हुआ होता है उसको ज्यादा नींद आती है, तो ये ज्यादा कफ बढ़ना भी ये खतरनाक है। तो इसीलिए ये क्या कि तमोभाव, यदि हम एक तरह से कहें कि जो शरीर में ये जो तमोभाव की वृद्धि का कारण भी, यानी वह अत्यंत सतोगुण को भी ले जाता है। तो कई बार क्या होता है, जिस समय उसको एक यौगिक भाषा में आपको समझाऊं, निद्रा जैसे होता है कि आदमी जब बहुत ही ध्यान में होता है या निद्रा में होता है तो बहुत ही फर्क होता है। तो ध्यान की स्थिति भी वो कफ से जल्दी आ जाती है और निद्रा की स्थिति भी कफ से आती है। तो जब ध्यान में बैठे बैठे भी आदमी सो जाए तो ध्यान नहीं है ना, यानी कि सतोगुण से तत्काल सात्विकता से एकदम तमोगुण की तरफ पहुंच जाता है। यानी कि कफ जब वो सही स्थिति में होता है वो सात्विकता को बढ़ाता है, और इसी तरह से वो अधिकता में जाता है तो वो तमोगुण का कारण भी बनता है। इसको समझिए आप। इसीलिए किसी भी कारण से शरीर में कफ की मात्रा में यदि एकदम कमी आ जाए तो क्या होगा, उससे जो विरोधी दोष है पित्त और वायु बढ़ जाएंगे। यानी कि दोनों को रोकने का काम, यानी कि जो हमारा जो कफ है वो पित्त को भी रोक करके रखता है और वायु को भी रोक करके रखता है। इसीलिए पित्त जो है धातुओं का क्या करता है, शोषण करने लगता है। तो इससे जो हमारे जो कोश हैं उसके बीच में जो सच्छिद्रता होने से वात एकाग्र होने लगता है, यानी कि एकत्र होने लगता है। जब पित्त बढ़ेगा वो दोषो शोषण करेगा हमारे उसका तो तत्वों का, तो फिर क्या करेगा, वायु एकत्र होने लगेगी। इसी तरह से फिर संधियों में, हृदय में, शरीर में, दूसरे अंग में भी फिर प्रकोप बढ़ने लगेगा। यानी कि पित्त ने जो श्लेष्मा है, कफ के जो तत्व हैं उनको शरीर में से खींच लिया, तो वायु के लिए जगह बन गई, वो घुस गया, तो फिर वो कड़कड़ करने लगेगा, दुखने लगेगा, और उसमें फिर वो एक तरह से कफ क्या करता है कि शरीर के जो कोश हैं उनको पुष्टि प्रदान करता है, उसमें जो है पोलापन नहीं रहने देता, यानी कि वात का संचार नहीं हो पाता। जब कफ होगा, जब श्लेष्मा होगी, तो वायु का संचार न होने से हमारे शरीर के अंदर में वायु की वृद्धि नहीं हो पाएगी। अपने अपने जो आश्रय स्थान है, कार्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये जो कफ है उसके भी 5 ही भेद माने गए। जैसे वायु के भी 5 भेद थे, पित्त के भी 5 भेद थे, तो ये इसके कफ के भी 5 ही भेद हैं। पहला है क्लेदक, दूसरा है अवलंबक, तीसरा है बोधक, चौथा है तर्पक, और 5वां है श्लेषक। इस तरह से ये इसके 5 भेद हैं। और आयुर्वेद में कफ के प्रकोप से जो होने वाली जो बीमारियां हैं वो 20 संख्या में 20 मानी गई, यानी कि 20 माने गए। ये बाकी की तुलना में वायु 80 है, पित्त 40 है, कफ सिर्फ 20 है। तो कफ जो श्लेष्मा का जो स्वाभाविक जो गुण है, कि कफ का गुण क्या है, मैं अब इसको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, आप समझिए इसको। कि जैसे कि दोषों में महत्व की क्रम की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से इसका स्थान तो तीसरा तो है, परंतु यहाँ पर इसको आपको समझने की जरूरत है कि इससे संबंधित जो विभिन्न पहलू हैं वो क्या है। कफ जो होता है वो गुरु यानी कि भारी होता है। कफ की जो प्रकृति है वो भारी है, वो शरीर को भी भारी कर देता है। शीतल है, मृदु है, मृदु का मतलब श्लेष्मा होने की वजह से मुलायम है, स्निग्ध है क्योंकि वो मुलायम के होने के साथ में चिकनाहट युक्त है, मधुर है, और स्थिर तथा पिच्छल है। पिच्छल का मतलब चिकना, चिपचिपा, मुलायम। ये 3 चीज समझिए, चिकना, चिपचिपा, मुलायम। ये जो है ये कफ की पहचान है। तो इसीलिए कहा गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिरम अपि छिला।
यानी कि ये इसके श्लेष्मणः प्रशमम यान्ति विपरीत गुणैर्गुण, कि यही इसके स्वाभाविक गुण हैं। इसके अतिरिक्त यह मंद तथा, यदि यह नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, क्लीन गीला होगा, इसका रंग सफेद, स्वाद मधुर। इस तरह से कफ के विषय में शास्त्रों में वर्णन किया है। और जिस व्यक्ति के शरीर में, जैसे मान लीजिए हम पता कैसे करें कि किसके शरीर में कफ ज्यादा है, तो जिसके शरीर में कफ की जो दोष की अधिकता होती है तो उसको हम प्रकृति से तो कफ प्रकृति कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं कि कफ वाले के पास सिर्फ कफ ही होता है, पित्त वाले के पास सिर्फ पित्त होता है, वायु वाले के पास वायु ही होती, नहीं, तीनों ही तत्व सबके शरीर में विद्यमान होते हैं, परंतु जो तत्व जिसके शरीर के अंदर अधिकता है उसके हिसाब से उसको ही प्रकृति माना जाता है। और ये उस व्यक्ति को ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए कफ का कौन सा गुण क्या प्रभाव डालता है, इसको मैं अभी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। इसको आप समझिए कि कफ गुण शरीर पर क्या प्रभाव डालता है। भारीपन, यानी कि शरीर में भारीपन है, एकदम शिथिलता है, कुछ करने का मन नहीं है, या उसके बाद में भारीपन के साथ साथ में, तो उसका जब भारीपन हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव क्या होता है। आप ये कहेंगे ना, प्रभाव होने पर स्थिरता रहेगी, आदमी थोड़ा सा पड़ा पड़ा रहेगा, या फिर चलने भी होगा तो दौड़ेगा नहीं, तेजी से नहीं चलेगा। आप देखोगे वो आराम आराम से एकदम कछुए के चाल पर मस्ती मस्ती धीरे धीरे। ये कफ का एक पहला एकदम बड़ा पहचान है। दूसरे फिर आप कहेंगे शीतलता, जैसे मैंने कहा ना कि उसके बहुत सारे लक्षण है, उसमें से शीतलता दूसरा है। तो इसका फिर प्रभाव क्या होगा, शीतलता ज्यादा होने से शरीर में जो शीत तत्व ज्यादा होने से क्या होगा, जठराग्नि मंद पड़ेगी, पित्त स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, वायु की गति कम होगी, तो फिर क्या होगा, भूख ही नहीं लगेगी। जब ज्यादा शीतलता रहती है, आपने देखा कि ठंड में प्यास कम लगती है, क्योंकि शरीर में जब शीत तत्व की अधिकता होती है तो प्यास भी कम लगेगी। अच्छा, जब ठंडक होती है तो फिर गर्मी भी कम लगेगी, क्योंकि उससे शरीर के अंदर पहले से ही एक वो है शीतलता है, तो थोड़ी सी गर्मी कम लगती है, और गर्मी कम लगेगी और ठंडक होगी तो पसीना भी स्वाभाविक रूप से कम आएगा। पित्त प्रकृति वालों को पसीना भी ज्यादा आता है, परंतु ये जो कफ वालों को पसीना भी कम आता है। तीसरी बात, जैसे कहा कि उसकी जो पहचान है, हम कहते हैं ना मृदुता या कोमलता उसकी एक पहचान है कफ की, तो उससे फिर उसका प्रभाव क्या होता है। कफ की प्रकृति मृदुता और कोमलता होने की वजह से आप ये ध्यान रखिए, शरीर में सुंदरता, एक जो कफ प्रकृति को तो मस्त भी रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहने वाला, और दूसरा जो गोरे लोग हैं, चिकने चट्टे जो हैं, यानी कि जो सुंदरता वह कफ के कारण से ज्यादा होता है। यानी कि जिन देशों में, जिन लोगों में कफ की अधिकता होती है वो सुंदर होते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, क्योंकि कफ प्रकोपित होने से वो कफ का जो स्थान है वह हमारे गला, फेफड़े, हृदय, ये सब स्थान कफ के स्थान हैं। ज्यादा जो एकदम तुरंत प्रभाव पड़ता है तो हमारी जो नासा है, नासिका है, वो कफ का स्थान है। इसीलिए जितने भी जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज होते हैं उनका प्रभाव तुरंत उन अंगों पर पड़ता है। क्षमा करिएगा, इसलिए यूरोप और अमेरिका आदि देशों में यह जो एक ये अनुसंधान का विषय हो सकता है, जो बैक्टीरियल और वायरल रोगों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। शायद ये कोविड-19 का भी जो प्रभाव आप देखेंगे, जो अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, क्षमा पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, वहाँ पर भी चिकित्सा की दृष्टि से वहाँ पर भी बहुत प्रयास कर रहे हैं वे, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, भारत में भी कर रहे हैं। यदि मृत्यु की मात्रा की बात करें या कोरोना के अटैक की बात करें तो वहाँ ज्यादा क्यों है, वो वहाँ पर कफज प्रकृति के लोग ज्यादा रहते हैं। ज्यादा होने की वजह से वो कफ वाले को ये जो वायरल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ज्यादा प्रभाव डालता है। और उसके लिए जरूरी है कि जितने भी जो कफ का शमन करने वाले जो पदार्थ हैं, वायु को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, पित्त को जो है बढ़ाने वाले पदार्थ हैं, यदि हम इनका सेवन करें, यानी जितने भी काढ़े हैं, काली मिर्च है, लौंग है, सौंठ है, पीपल है, ये आपकी जो है बड़ी इलायची है या लहसुन है, इनका काढ़ा पिला दो। मैं पूरी इस बात को पूरी प्रामाणिकता से इस बात को कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद के काढ़ों से
सीधे तौर पर यदि ठीक है उसका अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में प्रमाण ना भी हो, कोविड-19 के लिए यानी कोरोना जैसे वायरस के लिए ये जो आयुर्वेद के काढ़े हैं, जितने भी बैक्टीरियल और वायरल प्रॉब्लम्स हैं उनको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको ये समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से कफ से शरीर तो सुंदर दिखेगा, परंतु जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में, विशेष करके जो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज को सहने की क्षमता में वहां पर न्यूनता रहती है, ये इसका प्रमाण है और इसीलिए इससे बड़ा कोई उदाहरण भी नहीं हो सकता। चौथी बात जैसे कही कि कफ वालों की पहचान क्या है, बोले स्निग्धता। स्निग्धता से आप देखेंगे कि शरीर के अंदर आप देखेंगे जो ऑयली जो स्किन जैसे दिखाई देता है, वो सारा कारण है वो कफ की वजह से है। और इसी तरह से मधुरता, मधुरता का अर्थ यह है कि जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके शरीर में भी जो वीर्य की अधिकता होती है, शुक्र की या वीर्य की अधिकता होने की वजह से उनके शरीर के अंदर भी आप एक तरह की थोड़ी सी तेज को आप महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से जो छठी बात थी कि वो स्थिरता, स्थिरता का मतलब क्या है, दोनों बातें हैं। काम करते समय जो थोड़ा आलसी प्रकृति का होता है कफ वाला आदमी, वो मस्ती से सोचता है, आलस में रहता है, थोड़ा करता है। और इसी तरह से एक दूसरी समस्या भी ये है कि जो इसकी क्रिटिकलनेस जो है, जिसकी कफ प्रकृति होती है, बीमारी एकदम प्रारंभिक स्थिति में कम दिखाई देती है, वो बाद में बढ़ी हुई स्थिति पर ही देखने को मिलता है। तो ये जो क्योंकि वो जो रोग जो है ना वो बहुत धीरे प्रकट होता है, लक्षण एकदम प्रकट तो नहीं होता है, जब प्रकट होता है तो थोड़ा ज्यादा बढ़ी हुई स्थिति का स्थिति रहती है, ये समझना आप। इसी तरह जो चिपचिपाहट की हम बात कर रहे थे, पिछलेता क्या है, तो जैसे कि आप देखते हैं कि उससे जो जोड़ों में जो मजबूती होती है, जो कफ प्रकृति के लोग मोटे होते हुए भी आप देखेंगे कि जब तक उसमें वायु का प्रभाव नहीं होता है, जैसे अर्थराइटिस वगैरह, जोड़ों में दर्द वगैरह या हाथ पैरों में इस तरह की कोई दर्द वगैरह की, सूजन वगैरह की बात नहीं होती है। जब वायु का प्रभाव बढ़ता है तो फिर वो आम प्रकोपित होता है कफ वालों का, तब फिर आम वात आदि के माध्यम से जोड़ों में दर्द वगैरह शुरू होती है। इसी तरह से दृढ़ता, शरीर पर जो उसका जो प्रभाव होता है, जो वायु के जो दृढ़ता का प्रभाव है, उसमें गठिलापन है, स्थिरता, जैसे मजबूती है, तो ये रहता ही है। इसी तरह से घनता, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि देखने में मोटे तो होते हैं पर वो थुलथुल नहीं होते हैं, वो मांस होते भी थोड़ी पुष्ट शरीर हो जाता है, सुडोल शरीर होता है, वो भी कफ के प्रभाव से होता है। तो ये उसका लक्षण है। 10 में जैसे हमने कहा मंदता, मंदता का अर्थ जैसे मैंने पहले भी कहा कि शारीरिक जो क्रिया के अंदर में, क्रियाशीलता में, गति में, कार्य करने की ऊर्जता में, ऊर्जा में जो कमी रहता है वो उसका कारण है। 11 में जैसे हम कहें सुलक्षणता, जो चिकनाहट, जो उसमें शरीर के जो अंग है उनमें एक चिकनाहट, तो इसीलिए दूसरी बात, एक विशेष बात मानी गई है कफ प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए, ऐसा माना गया है, ये भी बड़ी बात है कि बल, धन, ज्ञान, शक्ति, शांति, इस तरह के जो गुण हैं, यानी कि कफ प्रकृति वालों को गुणी भी माना गया है। आयु की दृष्टि से भी पित्त और कफ प्रकृति से ज्यादा इनको लंबी आयु वाला भी माना गया है। तो ये तो हो गया कफ के, हालांकि उसकी थोड़ी सी बाकी दोषों की अपेक्षा कफ दोष की थोड़ी सी प्रशंसा तो की गई है, पर दोष तो दोष है, पर फिर भी इसीलिए हमको लगता है कि जो आप देखेंगे यूरोप, अमेरिका आदि देशों में भी शायद उन्नति का कारण आप अफ्रीकन कंट्री से ज्यादा देखोगे, उधर पित्त बढ़े हुए लोग हैं उधर। ये भी एक रिसर्च का विषय होता है, हो सकता है हमको करना चाहिए। और हिंदुस्तान में देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि रंग की, मैं सिर्फ गोरे रंग की बात कर रहा हूँ, वो काले में भी जिसके शरीर के अंदर तेज है, चमक है, जिसके अंदर स्निग्धतापना है, उनके अंदर भी कफ होता है। तो स्वाभाविक ऐसा नहीं है कि सारे गोरे कफ वाले ही होते हैं और सारे काले पित्त वाले होते हैं, पर अधिकता की दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं, तो उस दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं और ये एक अनुसंधान का विषय हो सकता है। जो ऋषियों ने जो बात कही, मैं तो उस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं बहुत समय के बाद में, क्योंकि समय की अधिकता आप जानते हैं कि न्यूनता है, तो उसमें से निकालना भी हमने कहा, जब देश हित लोक उपकार हमारा लक्ष्य है, तो हमने कहा क्यों नहीं हम इसको भी और अच्छी तरह से आयुर्वेद को भी आप तक पहुंचाइए, हमारा प्रयास है। तो मैं अभी बात कर रहा था कि कैसे होते हैं ये कफ प्रकृति वाले, तो कफ के प्रकोप कैसे बढ़ते हैं, यानी कि उसके कारण क्या है। तो उसमें जो है प्रकोप में जैसे ज्यादा मीठे फल खाना, खट्टे खाना, भारी या जो चिकने इस तरह के जो पेय पदार्थ हैं, मांस, मछली, ये अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं, नमक है या जलीय पदार्थों का ज्यादा सेवन करना,
कार्बन युक्त जो शीतल पेय, जितने भी जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, या जितने भी जो फ्रिज वगैरह का ठंडा पानी पीने रहना, या फिर आवश्यकता से अधिक खाना, या खाए हुए भोजन पचने से पहले फिर दोबारा खा जाना, ज़्यादा खाना। और ये कफ वाले थोड़े आलसी भी होते हैं, व्यायाम नहीं करना और एकदम मस्ती में पड़ा रहना, ये सब ये कफ दोष को बढ़ाता है। इसीलिए ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है कि प्रातः काल से लेकर के रात्रि के पहले प्रहर में और भोजन के बाद और इन सब में कफ जो है ना कई बार एक स्वाभाविक रूप से बहुत प्रबल होता है। तो इसीलिए जैसे दही है, दूध है, घी है, इन सब का जो है ना, इन सब की उड़द की खिचड़ी वगैरह है, इन सब को भी हम ध्यान रखें। कमल नाल है, सिंगड़ा है, नारियल है, घिया, कद्दू है, ये कफ को क्या बढ़ाते हैं। इस तरह की जो ठंडी चीज़ें हैं या जो कफ कारक चीज़ें हैं, इनका हम सेवन न करें, क्योंकि इसके सेवन करने से ना इससे कफ की मात्रा बढ़ जाएगी। कफ जब दोष ज़्यादा हो जाने लगता है तो तब जैसे मैंने कहा तंद्रा अधिक होती है, सुस्ती आती है और नींद ज़्यादा आने लगती है, मुंह का जो स्वाद है वो बिल्कुल मीठा मीठा सा लगने लगता है, और जो स्किन में है सफ़ेदी होने लगता है, शरीर में भारीपन लगने लगता है, और जितने भी जैसे शरीर से जो निकलने वाले मल मूत्र पसीना आदि में भी एकदम चिपचिपाहट होने लगती है। और आपने देखा होगा कई बार वो टॉयलेट के पॉट में ही जम जाता है। इस तरह की जो जितने भी जो शरीर में पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गीला कपड़ा लपेट दिया हो, कोई जैसे लोग कहते हैं कि गद्दा सा लगता है शरीर में चलने में। कई लोग सोचते हैं वायु की वजह से होता है, ये वायु से नहीं कफ से होता है, कि जैसे ना पैरों में भी नीचे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ रख दिया गया हो, और बलगम ज़्यादा आना, और शरीर नाक से कई बार आपने देखा होगा कई की आंखों में भी ढीढ़ आई रहती है, कईयों का नाक बहता रहता है, और कईयों को जो है बोलते हैं तो भी इधर मुंह में से भी लार टपकता रहता है। ये सारे ये कफ के लक्षण की वजह से हैं। और जो कईयों को एकदम खांसी होते रहना, श्वास या फिर किसी काम को करने का इच्छा ही नहीं करना, इस तरह के जितने भी जो लक्षण हैं ये सब कफ के कारण से होते हैं। तो इनको हम कैसे दूर करें, हम इसी के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो प्रकोपित कफ को कैसे शांत करें, तो इसके लिए मैं जो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जिन कारणों से दो दोष प्रकोपित हुआ है, पहले उन कारणों को छोड़ दें। वात पित्त और कफ के लिए एक सामान्य सा नियम है कि आपको पता है कि मेरे को ज़्यादा सोने से ये बीमारी होती है, कम सो, ज़्यादा खाने से होती है, कम खाओ, व्यायाम नहीं करने से होती है, व्यायाम कर लो, यदि मन में तनाव करने से होता है तनाव करना छोड़ो। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त जो कुछ उपाय हैं, जैसे कि पहला उपाय के दिल में कहूँ कि तीक्ष्ण, जो तेज है ना, तेज जैसे जो थोड़ा गर्म प्रकृति की जितने भी जो प्रभाव वाली जो औषधियाँ हैं, उनसे क्या करें कि हम थोड़ा सा वमन और विरेचन कर दें। क्योंकि कफ श्लेष्मा पेट और गले में जहाँ पर भी है, यदि हम उल्टी कर लेते हैं, विरेचन कर लेते हैं, विशेष करके जो शंख प्रक्षालन की क्रियाएं हैं, कुंजल की क्रियाएं हैं, जैसे एनिमा है जिसको हम इस तरह की जो क्रियाएं हैं, वह ये कफ को कम करने में बहुत मदद करती है। कफ विरोधी गुण पदार्थ जैसे मैंने कहा, जैसे कड़वी चीज़ है, तिखी चीज़ है, कषाय चीज़ है, यानी कि मीठी चीज़ ज़्यादा ना खाएं। तो इन चीज़ों का हम अपने भोजन के अंदर में प्रयोग करें। तो ऐसे द्रव्यों का सेवन करने से जिनका गुण जो है ना वीर्य विपाक, और जिनका द्रव्यों का जो प्रभाव है वो कफ विरोधी हो। इसी तरह से जैसे अदरक, गर्म पानी में सुबह उठ करके गर्म पानी पीना, गर्म पानी में अदरक डाल दीजिए, उबाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें अदरक को उबाल के गर्म कीजिए, थोड़ा सा शहद मिला करके पीजिए, और थोड़ा सा आप जो त्रिकटु है अपने जो है काली मिर्च और सौंठ उसका पाउडर बना करके ले लीजिए। तो इस तरह से आप इस कफ को एकदम वो कर सकते हैं। तो जैसे लंघन क्रिया, कम वजन कम करने के लिए प्रयोग, जैसे भोजन का भी कम सेवन करना, और बहुत तरह की जैसे धूप होगा, स्वेदन जैसे सिकाई करना, धूप का सेवन करना, और मालिश वगैरह। मालिश में भी कफ में सूखी मालिश ज़्यादा काम करता है। हम तेल वगैरह मालिश की जगह सूखी मालिश करें, या कोई उबटन मले, उबटन में कोई तेलीय पदार्थ को जैसे राई वगैरह को पीस करके हम मालिश करें। और व्यायाम, सब तरह के व्यायाम जितना आप कर सकते हैं, दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करिए, योगासन करिए, सूर्य नमस्कार करिए, और इस तरह से आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से, हाँ, जो कफ के रोगी होते हैं उनको रात जागना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं कि रात को जगो तो सुबह सोते रहो, तो रात्रि को भी नींद थोड़ा सा कम ले। और विशेष करके कफ वाले जो लोग हैं, वो जो आराम तलवी है, मस्ती है एकदम कि पड़े रहने की आदत है, उससे थोड़ा सा दूर रहें। यानी कि जितनी क्रियाशीलता होंगी, जितने आप क्रियाशील बनेंगे, उतना ही कफ का क्षय होगा।
और किसी भी तरह की चिंता, भय, शोक आदि से भी कफ बढ़ता है। चिंता से, भय से, शोक से तो सारी बीमारियां बढ़ती हैं, सारे दोष बढ़ते हैं। जिसके शरीर में जिस दोष की प्रबलता है, यदि आप चिंता करते हैं तो उस चीज की, दोष की अभिवृद्धि होती है। इसलिए वमन आदि भी आप करें, क्योंकि जो कफ का जो मूल स्थान है, आमाशय, उरस्थल, छाती में हुई कफ को भी ये जड़ से बाहर निकाल देता है। तो जो वमन करने के लिए भी तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग कफ वालों के लिए किया जा सकता है। तो यदि शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाए तो शरीर में फिर थोड़ा सा रूखापन, अंदर से जलन, और फिर कफ के आश्रय स्थान फेफड़ों वगैरह में भी, हृदय में भी, हड्डियों में भी, विशेष सिर में खालीपन, सुन्नता होना, ढीलापन लगना, प्यास लगना, कमजोरी होना, ये लक्षण प्रकट होने लगते हैं। तो इसीलिए जो कफ का जो स्वाभाविक गुण और जो कार्य है उसमें कमी आ जाती है। इसीलिए हमें अपने शरीर के अंदर में ये ध्यान रखना है कि जो कफ जो है वह बढ़े भी नहीं और अत्यधिक कफ की न्यूनता भी ना हो। तीनों दोषों का मैंने आपको वात, पित्त और कफ के विषय में बताया है। तो इसको हम समझें, समझ करके तीनों दोषों के अनुसार अपने आप को ढालें। दोषों को समझ करके आहार का, व्यवहार का विचार करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपने अभी तक वात, पित्त और कफ को समझा होगा। इस आयुर्वेद के विज्ञान और दर्शन को लेकर के हम अगला जो आयुर्वेद का ज्ञान है, अगली कड़ी है, उसके विषय में फिर चर्चा करेंगे। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी, अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।